नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि बीइंग ए रिसर्च एनालिस्ट मैं आप लोगों को सही समय पर सही इंफॉर्मेशन के साथ मैक्सिमम इनपुट्स आपको देकर चलता हूं, जिनको आप लोग अगर समझ पाते हो तो मार्केट को अंदर आप धोखों से बच जाते हो। देखो दोस्तों, एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह मेरी कोशिश रहती है कि मैं मार्केट के अंदर बनने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को वो जैसी मैं सोच रहा हूँ वो आप तक लेकर आ पाऊँ। भगवान ने मुझे जितनी समझ दी है, अब मेरी उस समझ से आपका फायदा भी हो सकता है और मेरी उस समझ से आपका नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों ही जगह पर बातें बराबर रहती हैं, पर एक भी जगह पर मैं हमेशा आपका मित्र बनने की कोशिश करूंगा और मैं एक भी जगह पर आपके क्रोध का शिकार नहीं होना चाहता। तो मैं ये उम्मीद कर चलता हूँ कि आप जो भी डिसीजन लें, सोच समझ कर अपने सलाहकार से सही सलाह मशवरा करने के बाद ही लें, और ये समझ के लें कि स्टॉक मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आज मैं आपसे जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, ये है रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या निवेशक को निवेश करना चाहिए, हाँ या ना। क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी आने वाले वक्त में और ज़्यादा नीचे की तरफ गिरेगा? क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक तेजी आ सकती है? आ सकती है तो कब? रिलायंस के अंदर क्या गिरावट अभी जारी रहेगी या रिलायंस यहाँ से वापस ऊपर चलने की कोशिश करेगा, जैसे कि हम लोग रिलायंस को भी होल्ड करते हुए देखते हैं मार्केट की पोजीशंस को? तो ये सारे सवालों के जवाब सबको डेटा के अंदर छुपे पड़े हैं और हमारे को इस डेटा को वक्त रहते खंगालने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग आने वाले वक्त का एक अंदाजा लगा पाए। तो देखिए, मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझाऊंगा, जिनकी तरफ आपका ध्यान अगर गया तो हो सकता है कि आप मुझे आने वाले वक्त में पहले से ज़्यादा पसंद करके चलें। तो देखो, सबसे पहले ये समझ के चलो कि रिलायंस क्योंकि एक बड़ी कंपनी है और आने वाले वक्त में मतलब हमारे को रिलायंस के पोटेंशियल को लेकर कोई भी शक नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे करके रिलायंस को एक्यूमुलेट करते रहते हैं लोअर लेवल्स के पास में, और कहीं ना कहीं हमारी सजेशंस में ये रिकमेंडेशंस में रिलायंस इंक्लूड रहता भी है। और क्योंकि निफ्टी 50 का पार्ट है और निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज हम हमारे क्लाइंट्स को बताते ही रहते हैं, और मैं मतलब खुद निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर कई बार मतलब इंट्राडे या डिलीवरी ऑप्शंस के अंदर एक अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके चल रहा होता हूँ। तो कहीं ना कहीं रिलायंस हमारे पोर्टफोलियोज का हिस्सा होगा ऑप्शंस के जरिए या स्टॉक्स के जरिए। इन द सेम वे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी हम एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म के निवेशक को निकाल कर अलग कर देते हैं। अब जरा अपॉर्चुनिस्ट लोगों के बारे में बात करके चलते हैं, जिन्होंने रिलायंस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी को समझा, और बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि रिलायंस के साथ जियो का शेयर तो बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। अब जरा मेरे भाई बहुत जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, कि रिलायंस एक कंपनी है और कंपनी एक ऑब्जेक्टिव पर काम करती है, और कंपनी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करके चलती है। उन सर्विसेज से अलग अलग रिजल्ट्स या प्रॉफिट्स निकल कर आते हैं, और वो सारा का सारा हिस्सा जो प्रॉफिट्स का जो हिस्सा है वो एक हिस्सा शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स के अंदर काउंट होता है, और उसके अंदर अगर आप शेयर होल्डर हैं तो उस पर आपका भी उतना ही हक है जितना कंपनी के प्रमोटर्स का। तो अब कंपनी के प्रमोटर्स के बाद कंपनी के अंदर जो बड़ी हिस्सेदारी होती है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होती है, रिटेल पब्लिक की भी हिस्सेदारी मार्केट के अंदर होती है। तो इसकी वजह से रिलायंस के अंदर बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी पोजीशंस थी। अब इनकेस अगर रिलायंस का डीमर्जर ना हुआ होता और अगर रिलायंस के अंदर एक किसी तरीके का स्प्लिट होता, तो ये स्प्लिट मार्केट के अंदर क्यों होता है, जरा इसको समझ के चलते हैं। कि किसी भी कंपनी ने अपने स्टॉक को तब स्प्लिट करना होता है जब उसको ऐसा लगता है कि उसका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हैवी हो गई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो गई। तो लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए और कभी आने वाले वक्त में पैनिक सेलिंग ना क्रिएट हो जाए, और अगर कभी हो भी तो नए निवेशकों को खरीदने का मौका मिले और मार्केट के अंदर उनकी जो बाइंग है वो एक क्वेश्चन का काम करे, तो कंपनी क्या करती हैं, धीरे धीरे कर कर कई बार जैसे उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी होती है, स्टॉक की वैल्यू बड़ी होती है, मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज होती है, तो स्टॉक को स्प्लिट कर देती हैं। तो इनकेस अगर कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया होता तो कंपनी के स्टॉक के दो हिस्से हो गए होते, और हम सभी के पास में हमारे अकाउंट में दो शेयर दिख रहे होते हैं। अब हमारे को मतलब उस शेयर की टोटल वैल्यू मिलाकर एक ही रहती, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का चेंज नहीं हुआ, तो मार्केट कैपिटल में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो कंपनी के बस उस शेयर के दो हिस्से हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं और हम सबके पास में दो शेयर हमारे को दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ ऐसी डीमर्जर भी हुआ है। अब डीमर्जर में क्या हुआ, रिलायंस ने अपने अंदर से एक कंपनी को अपने को शेयर दिया और कंपनी को ही निकाल कर अलग कर दिया, इसका नाम उन्होंने रख दिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अलग तरीके के सेक्टर, अलग तरीके के बिजनेस को कैटर करेगी ये कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से। तो इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक हिस्सा है जो निकल कर अलग हुआ, वो रिलायंस से अलग हुआ, तो जिसकी वजह से रिलायंस का जो मार्केट शेयर है, मतलब रिलायंस का मार्केट शेयर कहना सिर्फ रिलायंस के शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक वैल्यू क्रिएट हो गई जो अभी तक नहीं थी, वो एक क्रिएट हो गई। ये सारी की सारी वैल्यू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूज थी। अब इसकी एक अपनी आइडेंटिटी बनी और यहाँ पर इसकी एक वैल्यू क्रिएट हो गई।
अब ये बात समझ के चलिए, क्योंकि एक्सचेंजेस के रूल है कि अगर कोई कंपनी डीमर्ज होती है तो डीमर्ज होने के बाद उसका जो डीमर्ज आइडेंटिटी है वो अगर किसी भी इंडाइसिस के अंदर वो स्टॉक है, तो जो डीमर्ज यूनिट है उसका भी स्टॉक ट्रेड कर कर चलेगा। 2 से 3 दिन का टाइम था शायद, तो 2 दिन का मैं मान के चलूँ तो 3 दिन है शायद, देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है मेरे को। तो 2 दिन तक वो ट्रेड करके चलेगा, और इनकेस अगर उसमें सर्किट्स लगते हैं, तो जनरली सर्किट्स कहते हैं, अपर सर्किट्स की बात चल रही होगी, तो उसमें अगर सर्किट्स लगते हैं तब उस कंडीशन में 2 दिन का और वक्त दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में उसको बाहर कर दिया जाएगा। मतलब फिर अगर सर्किट लगे भी तो 4 दिन के या 5 दिन के बाद उसको मार्केट से, मतलब उसको उस एनालिसिस से बाहर कर दिया जाएगा। तो अभी इस वक्त पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 का हिस्सा है। लॉजिक समझ कर चलिएगा जो बात मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। अब बात निकल कर ये आती है कि बहुत सारे इंडेक्स फंड ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो कि पैसिव फंड्स हैं। अब पैसिव फंड्स का काम ये होता है कि जिस रेशो के अंदर उस इंडाइसिस को क्रिएट किया गया है उसी रेशो के अंदर वो निवेशकों के पैसे को इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो मतलब रिलायंस की हिस्सेदारी अगर इस इंडाइसिस के अंदर 20% की है एग्जाम्पल, तो अगर 20% की है तो वो क्लाइंट्स के फंड का 20% रिलायंस के शेयर को परचेज करने में यूज करेंगे। तो मतलब उनके पास में भी जो उनके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट है उनके एसेट्स में 20% पार्ट रिलायंस का होगा। तो ये एक तरीका होता है इंडेक्स फंड्स के कुछ पैसिव फंड्स को लेकर, जो इंडेक्स फंड्स को ट्रैक करके चलते हैं या ईटीएफ्स होते हैं। तो उनके पास में भी रिलायंस था और अब उनके पास में जियो भी आ गया, क्योंकि रिलायंस का डीमर्जर हुआ। जैसे कि मान के चलिए कि स्टॉक स्प्लिट होता तो उनके पास क्वांटिटी बढ़ती, तो उनके पास भी एक शेयर रिलायंस का और एक और शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आ गया। अब क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा ट्रेड टू ट्रेड कम्युनिटी है में बिलोंग करता है जिसके अंदर इस स्टॉक को जब मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाएगा तो ट्रेड करने के 2 दिन के बाद इसकी सेटलमेंट होकर चलेगी। इसके अंदर जो मैक्सिमम गिरावट एक दिन के अंदर आ सकती है वो 5% आ सकती है। मतलब 5% के बाद 2 सेकंड लग जाएगा। मतलब इस भाव पर आप खरीद तो सकते हो, पर इस भाव पर आप इसको बेच नहीं सकते। मतलब ये वो भाव है जिस पर आपके पास में इस भाव से, मतलब निचले भाव पर ही आपके पास में कहीं लोअर सर्किट लग गया कि मतलब कि अब इसको अगर कोई बेचना चाह रहा होगा तो वो उसको नहीं बेच पाएगा। ये उस जगह पर हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, मतलब खरीदा तो जा सकता है पर बेचा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आपके उसमें 5% का सर्किट इस समय पर इसका लगा हुआ है और 2 दिन से ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर 5% की दो गिरावट है इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। अब बात निकल के आती है कि क्या इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोग ये बता कर चल रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जो मतलब एक्सचेंज ट्रेड फंड्स होते हैं वो तब तक इसको बेच के चलते हैं जब तक उनके पास उसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए या स्टॉक की वैल्यू जीरो ना हो जाए। तो मैं एक बार उनका ध्यान लेके चलना चाहूंगा कि एक बार आप यहाँ पर आइए और यहाँ आकर कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिए। देखिए, जितने लोगों के पास रिलायंस का शेयर होगा उन सभी के पास में जियो फाइनेंस आ गया होगा। तो देखिए इस समय पर मैं ये देख के चलता हूँ कि रिलायंस का शेयर कितने लोगों के पास में रहा होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैंने क्लिक करा जिसकी मार्केट कैपिटल है 17,11,259 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। अब इसके अंदर एफ की होल्डिंग कितनी है, 22.6% है। प्रमोटर की होल्डिंग 50.4% है। तो प्रमोटर तो इसको नहीं बेच रहा होगा। एफ आई की होल्डिंग 22.6% है, तो हो सकता है वो बेच रहे हो सकता है ना भी बेच रहे हो। डी की होल्डिंग इसके अंदर 16.1% है, मतलब इसके अंदर जो डी हैं वो 16.1% के हैं। तो इस 16.1% की होल्डिंग रखने वाले लोग इस शेयर को क्या इतना बेच सकते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए? अब आपका जवाब खुद आपको मिल जाएगा। आपका जवाब सीधा होना चाहिए, नहीं बेच सकते। कि इस स्टॉक की वैल्यू जीरो हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। कि डीआईज अपनी होल्डिंग अगर सारी भी बेच देंगे, मैं सारी डीआईज को अकाउंट करके चलूंगा, वो सारी भी बेच देंगे तब भी इसकी जो वैल्यू है वो आपकी नहीं घट सकती, मतलब इतनी नहीं घट सकती कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो प्रमोटर की होल्डिंग की वजह से, बड़ी होल्डिंग की वजह से कहीं ना कहीं, और देखिए पब्लिक की होल्डिंग 10.8% है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर ये बात आनी चाहिए कि यार इसके अंदर उनको इतने ही शेयर्स उनको मिले होंगे जितनी उनकी होल्डिंग रही होगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो अगर से वो बेच के चलेंगे भी तो एक बहुत बड़ा फर्क वो इसके अंदर नहीं लेकर आ पाएंगे। ये पहली बात हमारे को क्लियर हो गई। अब ये कहाँ तक जा सकता है, तो यार देखो बड़े बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े शेयर्स हैं आपके पास में, 300 350 रुपए पर लिस्ट होते हैं, चले जाते हैं 200 250 रुपए तक, 150 रुपए तक चले जाते हैं। इन द सेम वे ये शेयर भी अगर लिस्ट हुआ है तो इस शेयर की जो लिस्टिंग प्राइस है वहां से 5% टूट कर 236 पर अभी चल रहा है। तो अब आप ये जरा लॉजिकली समझ के चलो कि जिन लोगों ने रिलायंस को काफी पीछे डाउनस्विंग के अंदर एक्यूमुलेट करा होगा इस समय पर 2530 यहाँ पर और 236 यहाँ पर, तो तकरीबन 2829 रुपए उनके पास में तो पड़े हैं। तो टोटल उनके पास में जो वैल्यू निकल कर आती है उनकी इन्वेस्टमेंट की 2829 निकल कर आती है। मतलब कहने का ये है कि रिलायंस का शेयर अगर उनके पास में था तो 29 रुपए पर उन्होंने रिलायंस का शेयर खरीद रखा था।
अभी उनके पास में उसी 2900 रुपए में एक रिलायंस का शेयर है और एक जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर है। तो इतनी हाई तौबा किस बात की है कि क्या सच में रिलायंस का शेयर 2900 रुपए का वर्थ था? भाई जब आपके पास में अगर आप इसको देख के चलो कि इसकी जो वैल्यू है 2500 यहाँ पर है और 236 यहाँ पर है, तो तकरीबन 2829 2800 के आसपास निकल कर आती है। तो क्या 2800 2900 रुपए वैल्यू रिलायंस के शेयर की वर्थ थी? तो इसको समझने के लिए मैं एक बार आपको ना इसके वीकली चार्ट पे ले आता हूँ। तो जब आप इसके वीकली चार्ट को देखोगे और जाके देखोगे अगर आप जाकर, तो मेरे भाई रिलायंस की कुछ समय पर ही पहले जो वैल्यू थी 2200 के आसपास चल रही थी। अब ये 2200 कब चल रही थी आपके इसमें? अभी 23 मार्च के, मतलब मार्च के आसपास की वैल्यू दिखा रहा हूं मैं। मार्च में ये जो स्टॉक था अपनी लोअर मोस्ट वैल्यू 2200 रुपए के आसपास में अवेलेबल था। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इन 5 महीने के अंदर कंपनी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने से अलग करके ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया कि कंपनी के स्टॉक की जो वैल्यू वो 2900 रुपये होनी चाहिए? तो क्या आपको खुद नहीं लगता कि कई जगह पर मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट ने खुद ही इसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा हाइप मान लिया था? अब ऐसे समय पर अगर आपको हमारी सलाह इसको नहीं इकट्ठा करने की, नहीं परचेज करने की थी, तो हमारी सलाह क्या उस समय पर आपके लिए गलत थी? आप लॉजिकली समझ के चलिएगा। मतलब आप अगर देख के चलेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने मतलब एक्यूमुलेट करा उस समय पर जिस वक्त पर वो अपने डाउन स्विंग्स के अंदर था, और हम लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया उस रैली के अंदर बाय करने में, जब मार्केट में अपर हायर मतलब ना गैप अप ये खोल रहा था और लोग पैसा उधार लाकर भी मार्केट का निवेश करके चले थे कि उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक बिल्कुल फ्री में मिलकर चल रहा है। अब यार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक उनको फ्री में नहीं मिल के चल रहा, उनके पास में वो बेसिकली उस बड़ी हुई वैल्यू पर खरीद तो रिलायंस ही रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हमें ये समझना चाहिए कि स्टॉक्स के अंदर स्टॉक साइकिल्स में काम करता है और उसके अंदर उसके डाउन स्विंग्स भी होते हैं, उसके अप स्विंग्स भी होते हैं। अपस्विंग का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक किया होगा और जो कि गलत नहीं रहा होगा। और इस समय पर मतलब जो डाउन स्विंग में उन्होंने इसको कहना कि एक्यूमुलेट भी किया होगा, वो भी गलत नहीं रहा होगा। इन द सेम वे अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को देखोगे तो वो जिस जगह से खुला उस जगह से अगर ये नीचे की तरफ अवेलेबल है, तो इस समय पर इसकी खुद की भी तो कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। तो इस स्टॉक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो कैपिटलाइजेशन कहीं ना कहीं अगर देश की टॉप 50 कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के इक्विवेलेंट आती होगी और मेंटेन रहती होगी, तो कभी ना कभी निफ्टी 50 इसको अपना हिस्सा बनाने के बारे में उसको सोचेगा। क्यों? क्योंकि देश की टॉप 50 कंपनी का जो इंडाइसिस बना, वो आपके पास में निफ्टी 50 बना है। तो अगर आने वाले वक्त में कभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 का हिस्सा बना, तो जो म्यूचुअल फंड्स को मजबूरी में या जिन पैसिव फंड्स को मजबूरी में अभी इस समय पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेचना पड़ रहा है सस्ता, कल को उनको खरीदना पड़ सकता है महंगा। आप लॉजिक समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं पर इस समय पर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी और उनके अंदर प्रॉपर पूरा रिस्क भी निकलेगा। बस हमारे हमारे को थोड़ा सोच समझकर मार्केट के अंदर अपने डिसीजंस को लेना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या कंपनी का के अंदर इस समय पर निवेश करना चाहिए? तो देखो, जो लोग कंपनी के अंदर निवेश करके चल रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको ऐसा लगता है कि यार पीछे जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसके पीछे क्या रिजल्ट्स रहे, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, तो उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए सब लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फ्यूचर की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बैठ करके चल रहे हैं कि क्योंकि रिलायंस ने पीछे काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आने वाले वक्त में बहुत बड़ा परफॉर्म करके दिखाएगा। तो मैं हमको एक और बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि यार देखो, लॉजिकली समझ के चलो, रिलायंस भी कई साल तक लगातार मार्केट में एक वैल्यू के पास में कंसोलिडेट करता रहा था। तब तक करता रहा था जब तक कि आप जैसे निवेशकों का मतलब ना भरोसा नहीं उठ गया था रिलायंस के ऊपर से कि यार ये स्टॉक तो ऊपर जाता नहीं है, इसके तो पैसा केवल पार्क करने के लिए यूज करो। और हम लोग उस समय पर मार्केट के अंदर केवल इकट्ठा होकर बैठे थे। मतलब रिलायंस के अंदर जो एक्यूमुलेशन चली थी वो सालों तक चलती रही थी। सालों तक ये स्टॉक नहीं हिला था, और जब ये स्टॉक हिला था तो एकदम से फिर स्टॉक में बड़े बड़े मूव भी, बड़े बड़े स्विंग भी आने शुरू हो गए थे। और एक जगह पर तो ऐसा लगने लगा था कि यार निफ्टी 50 के अंदर इसकी एक बड़ी हिस्सेदारी बन गई है। इतनी बड़ी हिस्सेदारी कभी निफ्टी को लेकर डूब भी सकती है। और उस बड़ी हिस्सेदारी की वजह से हमने ये भी देखा कि कई बार ये स्टॉक अकेला अपनी तेजी की वजह से ही पूरे के सारे स्टॉक्स भी अगर ऐड होते हैं तो निफ्टी को संभाल लेता है। तो ये बात आपकी समझ में आई? तो यार सारी चीजें मार्केट में निवेश करने से पहले समझनी जरूरी है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा नहीं है कि मतलब कि मार्केट में अभी खुलेगा और एकदम से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो यार देखो, मैं ऑपरेटर के गेम की बात आपसे नहीं कर रहा। अगर आप फंडामेंटली चेक कर कर चलो, तो जब तक ये कंपनी, तो देखिए मैं इसको आपको दिखा के चलता हूँ और आप देखिएगा इस चीज को।
तो मैं आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को दिखा के चलता हूँ। तो जब तक ये कंपनी मार्केट के अंदर कोई प्रॉफिट प्रोड्यूस नहीं करेगी, शेयर की अर्निंग नहीं बनेगी। और जब तक शेयर की अर्निंग नहीं बनेगी तो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि इस समय पर 1,51,971 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अच्छी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, दिख रही है। ये स्टॉक 6,045 की पी पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका कहने का मकसद ये है कि इसने जो अर्निंग है इसकी बहुत कम है, और इसकी जो मार्केट कैपिटल है, मतलब इसका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी अर्निंग के कंपैरिजन में इसका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये निकल कर आया है कि 1 रुपये शेयर से कमाने के लिए, मतलब 1 रुपये की अर्निंग इस शेयर से करने के लिए 6,045 रुपये आपको खर्च करने पड़ रहे हैं। आप बात समझिए। तो कहने का मतलब है कि इस स्टॉक की जो इस समय पर अर्निंग है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसकी स्टॉक की अर्निंग कम होने की वजह से इसकी पी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब इसकी पी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये जो स्टॉक है, कहीं ना कहीं इस समय पर इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक अभी नहीं है। और वो इसके अंदर एक इसके सही प्राइस की तलाश कर रहे हैं कि जहां पर जाकर अगर ये सेटल होगा तब वो धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग बनाकर चलेंगे। तो ये जो स्टॉक है डाउन स्विंग के अंदर, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर इसको एक्यूमुलेट करके चल रहे हैं। मैं आपको अपना व्यू बता के चल रहा हूँ कि मैं इसको डाउन स्विंग्स में अलग अलग जगह पर एक्यूमुलेट करने का प्लान बनाकर बैठा हुआ हूँ। और उस तरीके से हमने बहुत सारे लेवल्स कैलकुलेट भी कर रखे हैं, जिन्हें हम आने वाले वक्त में कभी अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर बिल्कुल करके चलेंगे अपने, अगर मतलब एज पर कंप्लायंस, जो भी कंप्लायंस है उनको पूरा का पूरा फॉलो करते हुए। तो ये मेरा पूरा का पूरा व्यू था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर, रिलायंस को लेकर। मेरा एक भी जगह पर आपको खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ मेरे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स की मतलब होल्डिंग्स या पोजीशंस इन दोनों स्टॉक्स के अंदर हो सकती हैं। मैं खुद भी मार्केट के अंदर मतलब एज पर द अपॉर्चुनिटीज इनके ऑप्शंस के अंदर कोई पोजीशंस क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कोई खरीदने या बेचने की सलाह इसके अंदर नहीं देके चल रहा हूँ। तो दोस्तों आने वाले वक्त में फिर आपके साथ में मिलूंगा किसी एक अच्छी वीडियो के साथ में। जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर वीडियो जरूर देख के जाइए। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं।